मैं मान के चल रहा हूँ आज अप्रैल आपके हाथ में है, आधा अप्रैल तो है ही है। अब इसके बाद 2 साल के बाद अगर आपका एग्जाम है, मान लेते हैं, चलो आप अगले साल नहीं दे रहे हो, उसके अगले साल दोगे, तो आपके पास अप्रैल तक का समय तो है ही है। अगर एग्जाम मई में होता है तो भी मैं देखो वो जो लास्ट के 3 हफ्ते होते हैं वहां पे आप पढ़ाई नहीं कर पाओ कि सर मैं चलो अगर मैं बुक रीडिंग करता था तो देश के बड़े बड़े पब्लिशर कौन से हैं, ये पब्लिशिंग हाउस जो होते हैं, क्या इनके पास मीडिया वाले राइट सारे होते हैं, क्या इनके पास कोई और स्वतंत्रता का अधिकार और भी कुछ होता है जो हम नॉर्मली नहीं जानते हैं। अगर हमारा डिसिप्लिन अगर हमारा बरकरार नहीं रह पा रहा है, हमें चाहिए गाइडेंस, हमें चाहिए मेंटोरशिप, क्योंकि जाहिर बात है 2 साल की जर्नी में हमें जरूरी है कि हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन अपना देता रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। चंद कुछ ही लम्हों में, कुछ ही मोमेंट्स में, कुछ घंटों में हमें पता है कि यूपीएससी का जो पिछले साल का सीएसई 2023 इसका रिजल्ट आने वाला है। अब ये रिजल्ट आते ही एक बार फिर से टॉपर्स के इंटरव्यू, एक बार फिर से वही गाइडलाइंस, वही से सारी स्ट्रैटेजी, वही से सब कुछ, सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। हम भी आपको बताएंगे कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। अब ये क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर देख ही रहा हूं कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों का पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर हमें एक सॉलिड डेफिनेट स्ट्रैटेजी बता दो। हम इस साल अभी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं, 1-2 साल बाद अपने एग्जाम देंगे। मैं मान के चल रहा हूं आज अप्रैल आपके हाथ में है, आधा अप्रैल तो है ही है। अब इसके बाद 2 साल के बाद अगर आपका एग्जाम है, मान लेते हैं, चलो आप अगले साल नहीं दे रहे हो, उसके अगले साल दोगे, तो आपके पास अप्रैल तक का समय तो है ही है। अगर एग्जाम मई में होता है तो भी मैं देखो वो जो लास्ट के 3 हफ्ते होते हैं वहां पे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो अप्रैल में ही आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अब इसके लिए, इस एग्जाम के लिए जो एक चीज है जो हर टीचर अपने अपने तरीके से आपको बता चुके हैं और आगे भी बताते रहेंगे, वो है ये वर्ड। ये जो एक शब्द है ना, इस शब्द का पालन अनुयायन करना ही बस इस एग्जाम की लर्निंग है। इस एग्जाम का कोई भी पड़ाव हो जाए, हमें तो पता ही है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स के अपने दोनों पेपर, मेंस के अपने सातों के सातों पेपर, 9 के 9 पेपर, इंटरव्यू हमारा खुद 225-275 नंबर का। अब यहां पे हम बात करते हैं, चलो प्रीलिम्स मेंस तो आपका हो गया, मान लेते हैं, चलो अब बताओ इंटरव्यू में क्या होता है। यहां क्या होगा? आपके पास 2 साल हैं इस अप्रैल तक अपने लिए एक चीज की खोज कर लेना, खुद की खोज कर लेना, हॉबी। हर साल मैं बच्चों के जब मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो मैं एक ही चीज देख रहा हूं, बच्चे पूछते हैं सर हॉबी, हॉबी बता दो सर, क्या लिखें। ये मान के चलना कि ये जो शब्द है ये कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। आप जो भी अपने डैफ पे लिखोगे वो डैफ में वही लिखना जो आपने पिछले 2 साल में इनकलकेट किया है। जो भी आप समझते आए हो, मन करता था करने का, कुछ भी अंटशंट मत लिख देना। वो पैनलिस्ट हैं, उन वहां जो पैनलिस्ट हैं एक एक की उम्र 50 साल तो होगी, कलेक्टिव उम्र वहां पे 250 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। अब वो 250 साल का एक्सपीरियंस, आप एक 30 साल के युवा भी नहीं हो, तो वो आपको टेकन फॉर राइड ले लेंगे और आपको लगेगा कि आप बढ़िया आंसर दे रहे हो, और उन्हें पता चल चुका होगा कि ये 10 मिनट पहले ही झूठ बोल चुका है हमारे सामने, तो ये नहीं होने पाए। आपकी हॉबी जो भी, सनसेट टीवी देखता था, अरे सर मैं नॉवल पढ़ता था, अरे कुछ नहीं आता, चलो सर मैं इंटरनेट सर्फिंग करता था, लो इससे आसान तो क्या ही है, ये तो हर कोई करता ही है, ये तो कोई भी नहीं छोड़ता। अब कोई कुछ भी लिख सकता है, आपके ऊपर है, डिपेंड करते हैं। सर मैं अपने स्ट्रे डॉग्स को, गली मोहल्ले में कुत्ते को, सबको खाना खिलाता था, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी हॉबी है। अब यहाँ पे जो भी आपकी हॉबी हो उसके अराउंड सवाल के आंसर आपके पास रेडी रहने चाहिए कि भाई जो गली के कुत्ते हैं, क्या उनके कोई राइट्स हैं? यस, उनके राइट्स हैं। क्या उनको हम, अगर इन्होंने पूछा कि क्या उनको हम रिलोकेट कर सकते हैं यहां से उठा के कहीं और? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीसीए एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, वो मना करता है इस चीज को। ये नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं भाई? उनको हम स्टेरलाइज कर सकते हैं, उनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। और कोई अगर जानवर है जो अगर दुखी है या अगर इंजर्ड है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि एनिमल वेलफेयर के लिए देश ने अभी तक क्या क्या किया? कि सर बहुत कुछ किया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बना, उसके बनने की वजह से हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एसपीसीए शेल्टर होते हैं। तो ऐसे वाले आपकी हॉबी के अराउंड आपको देश के लेजिस्लेशंस, देश के एग्जीक्यूटिव सारे एक्शंस पता रहने चाहिए कि सर मैं, चलो अगर मैं बुक रीडिंग करता था तो देश के बड़े बड़े पब्लिशर कौन से हैं, ये पब्लिशिंग हाउस जो होते हैं, क्या इनके पास मीडिया वाले राइट सारे होते हैं, क्या इनके पास कोई और स्वतंत्रता का अधिकार और भी कुछ होता है जो हम नॉर्मली नहीं जानते हैं। तो सारे के सारे जो आपकी हॉबी जो आप डेवलप कर रहे हो, डाक टिकट इकट्ठा करना, कॉइन्स इकट्ठे करना, उसके बारे में पढ़ लिया, हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां तक आप अगर पहुंच भी गए इंटरव्यू तक, बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इंटरव्यू तक पहुंचाओ तो सही सर, बात तो असल भी सारी यही है, प्रीलिम्स मेंस पे तो रहो।
अब यहाँ पे आपके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है समझने के लिए, इंटरनेट पे इतना ज्ञान है, अगर एक बार यूट्यूब पे आप अगर वीडियो सर्च कर लो कोई सी भी, तो आपको 2 लाख वीडियो मिल जाएंगी कि ये कर लो, वो पढ़ लो, ये ले लो। हम चाहते हैं बस आप अपने सब्जेक्ट्स को 2 तरीके से डिवाइड करो। वो कैसे? स्टैटिक, ओके ठीक है, और करो डायनामिक। अच्छा ठीक है, अब ये कर लिया हमने। अब ये करने के बाद सर आगे बताओ क्या है इसमें, क्या है? तो स्टैटिक तो वो हुआ जो सब्जेक्ट ज्यादा हिल नहीं रहा है, जो सब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर है, जिसमें करंट अफेयर ऐड नहीं हो रहा है, जिसमें ज्यादा डेटा अभी इस समय की आसपास की जो गतिविधि हो रही है उनकी वजह से उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कई सारे सब्जेक्ट इस एग्जाम में आते हैं। अब पॉलिटी को मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये समझना और ये मुझे बताना कि मैंने यहाँ इसको क्यों लिखा है। पॉलिटी मैंने ऐसे क्यों लिखा, ठीक बात है, मैंने ऐसे लिखा है इसको। मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी का आधा पोर्शन स्टैटिक है और आधा पोर्शन डायनामिक है। सही बात है कि हाँ ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर है तो है, पर पार्लियामेंट ने इस बार अगर कोई नया अगर कोई लेजिस्लेशन बना दिया तो हमें पता है कि हमें उसको गवर्नेंस में पढ़ना ही पढ़ना है। गवर्नेंस लो ठीक है। अब गवर्नेंस पढ़ने के लिए आपको देश की सारी पॉलिसीज, देश की सारी स्कीम्स पता रहनी चाहिए हाथ में। अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं कि सर और ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं? ऐसे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ठीक है, इको, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर की महारत से ही पार हो पाते हैं। फाउंडेशन नॉलेज चाहिए इनमें, यस चाहिए, पर करंट अफेयर पे फोकस चाहिए। अब आपको अगर आपको यूपीएससी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमें बताइए कि अभी इस समय की सीआरआर, इस समय की एसएलआर, इस समय की मॉनेटरी पॉलिसी के इस समय का रुझान क्या है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि सर 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था सर, उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसके बाद से ये नहीं। उन्हें आज का डेटा चाहिए आपसे, उन्हें आपसे आज की जानकारी चाहिए कि आप क्या आज की तारीख में देश के हालातों से वाकिफ हो। यस गुड, वेरी आंसर, यही चाहिए उन्हें। तो ऐसे में हम सब्जेक्ट्स को ऐसे जगह डालते हैं कि जो यहाँ पे स्टैटिक भी हैं और डायनामिक भी। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे हिस्ट्री लो, अब इसमें क्या ही कर लोगे, और हिस्ट्री के भी 5 वेरिएंट हैं, ओमिक्रॉन, डेल्टा, कोविड-19, कुछ भी कह लो उसको। अब यहाँ पे भी आपको एंशियंट, मेडिवल, यहाँ पे आपको मॉडर्न, यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ पे आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस, और अभी तो इनका एक और कजिन आर्ट एंड कल्चर लो, ऐसी हिस्ट्री है। तो ये तो स्टैटिक रहेगी ही रहेगी। अब सब्जेक्ट्स और भी हैं, सब्जेक्ट यही खत्म नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट भी है, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का दो का पोर्शन दोनों जगह होता है, स्टैटिक भी होता है और डायनेमिक भी होता है। बायोम्स हैं तो हैं, रामसर साइट्स हैं तो हैं, उनमें कोई नया चीज ऐड हो रही है, लो डायनेमिक का पार्ट बन गया। डायनेमिक क्या है? जो चेंज होता रहे, बदलता रहे। अब हमें सर बताओ, स्ट्रेटेजी तो बताओ, ये तो सब्जेक्ट बता दिया आपने तो सबको पता है, ये तो हर जगह मिल जाएंगे। हम बना रहे हैं एक स्ट्रेटेजी, हम मान के चल रहे हैं कि अभी बच्चे एकदम से जस्ट अभी जोश में आए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि सर लाओ बताओ, कर देंगे सारा एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, पहली बार में हम रैंक 1 ले ही आएंगे। चलो ठीक है, ले आओ, वेरी गुड। पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप अभी अगले 3 महीने तक, जुलाई तक आराम से समय लो, बहुत अच्छे से, समय बहुत है। मैं नहीं कह रहा कि अभी से आप करंट अफेयर, नोट, स्टैंडर्ड बुक सब कुछ करना शुरू कर दो, नहीं मत करो, ना हो पाएगा, मान के चलो नहीं हो पाएगा। अब यहां पे आप अभी ट्राई करो कि मैं एक न्यूज़पेपर, चाहे ई पेपर, चाहे अपना हार्ड कॉपी मंगा के मैं बस पढ़ना शुरू करूं। मैं चाहता हूं कि आप बस अभी एक न्यूज़पेपर देखो और सुबह उसका कवर पेज देखो, उसका लास्ट पेज देखो, उसका एडिटोरियल पेज देखो, और देखो कि कहना क्या चाहता है, देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कुल मिला के यूपीएससी की पढ़ाई सारी यही है कि देश की जो जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं उससे आप अवगत हो कि नहीं। तो न्यूज़पेपर से मैं नहीं कर रहा, समय आप नोट्स बनाओ, नहीं, क्योंकि आपका अटेम्प्ट जो है वो अटेम्प्ट है 2026 में, तब तक करंट अफेयर के जो नोट्स होंगे ये रेलेवेंट नहीं रहेंगे। ठीक, इनमें से 80% जो नोट्स होंगे ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यहां न्यूज़पेपर पढ़ो, साथ में अपनी एनसीईआरटी, छुटकू छुटकू एनसीईआरटी अपनी उठानी शुरू कर दो। फाउंडेशन नॉलेज आपकी बननी रेडी हो गई। पर मैं चाहता हूं कि आप बस एक वर्ड हर जगह मेंशन करते रहो, डिसिप्लिन। समझ में आई बात? बस अगर डेली पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ो, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आया तो करंट अफेयर में आपको बता रहा हूं, ये न्यूज़पेपर जो है ना, ये एक ऐसा डीमन है जो हर दिन ग्रो होता है, जो हर दिन इवॉल्व होता है, और ये जिस दिन आपके काबू से बाहर गया फिर ये समेटे नहीं सिमटेगा, फिर ये बहुत बड़ा होता जाएगा, विशालकाय बन जाएगा, फिर करंट अफेयर नहीं हो पाएगा, कितनी मैगजीन पढ़ लो, कितना भी अपना सब करते रहो। तो ये एक वार्निंग है इस एग्जाम के लिए कि अगर ये चीज आपके पास नहीं है, देन यू नीड एक्स्ट्रा मेहनत, देन यू नीड एक्स्ट्रा गाइडेंस। इसी चीज पे फोकस बार बार लाता रहूंगा मैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा सर ये तो हो गया, एनसीईआरटी हमारी होनी शुरू हो गई है,
कुछ आगे और कोई जानकारी? हमने कहा है, यस बिल्कुल है। आप अगले 3-4 महीने, अब देखो हो सकता है किसी के पास न्यूज़पेपर पढ़ना, उसने कहा सर मुझे 15 दिन चाहिए खाली, उस 15 दिन में न्यूज़पेपर पढ़ के मैं समझ जाता हूँ कि मुझे क्या काम का चीज अच्छी लग रही है, क्या मुझे नोट्स बनाने, क्या लिखना है। हर समय मुझे कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी की स्टोरी हमें नहीं जाननी है। अखबार है, अखबार में तो खूब सारी पेपर इतने ही सारे होते हैं, उसमें जगह इतनी सारी होती है, तो कुछ भी भरेंगे उसमें। तो स्पोर्ट्स का हमें ऐसा नहीं जानना, हमें ऐसा नहीं जानना कि भैया क्या हो रहा है इधर, वहां क्या हो रहा है, मोटी मोटी बात जाननी है। ईरान इसराइल समझना है क्यों हो रहा है, ईरान इसराइल की वजह से मार्केट में अगर कोई कोलैप्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है भैया, क्या इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी पे कोई खतरा है। तो ऐसे हमने एडिटोरियल पढ़ लिया, ऐसे हमने इकोनॉमी वाला पेज पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, हम आगे गए, हमने कहा सर अभी समय और अब आगे हो चुका है, जुलाई अगस्त जो भी जा चुका है, ठीक है। फिर अगले हिसाब से अपने अगले आप 3 to 4 मंथ्स अपने अपने हिसाब से बना लो। एकदम इस पे हार्ड लाइन अगर रह गए ना, हर किसी के लिए सूट करे ना करे ये टाइम टेबल, क्या पता हो ना हो, टफ है। तो अब मान के चलो कि आपने एनसीईआरटी अपनी 60% खत्म कर ली है, 60%, ठीक है। यहां पे आप अपनी बची हुई एनसीईआरटी उठाना शुरू करो। अच्छा, एनसीईआरटी के सोर्सेस हर जगह मेंशन है, नहीं हो हमारी संपूर्ण मैगजीन ले लो, उड़ान मैगजीन ले लो, ठीक है। फिर एनसीईआरटी अपनी बची हुई जो 40% है ये उठानी शुरू कर दी। इसके बाद साथ में शुरू कर दिया स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे जो पॉलिटी के जो बाइबल चलती है लक्ष्मीकांत, तो अब ये स्टैंडर्ड बुक है। अच्छा, फिर एक रेफरेंस बुक भी आती है, टीडी बासु हो गई, सुभाष कश्यप हो गई, कुछ भी और हो गई। फिर इसके बाद हमारा अगला 3-4 महीने और हो गए। अब यहां से आते ही मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक चीज शुरू करना शुरू कर दो आगे जाने के लिए, आंसर राइटिंग। बस कभी भी ये मत सोचना कि अरे अभी तो सिलेबस हुआ ही कहां है, अभी थोड़ी करूंगा। देखो, आंसर राइटिंग आपको कायदे से तो डे 0 से करनी चाहिए, पर अगर डे 0 से नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं मान रहा हूं कि आपके लिए कह रहे हो नॉलेज ही नहीं है, कहां से लिख पाऊंगा आंसर, इस पे उस पे टफ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप आंसर राइटिंग अब यहां से शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो, पीवाईक्यूज देख लो, मॉडल क्वेश्चन देख लो, हमारी डीपीपीज देख लो, उसमें हर दिन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। टेलीग्राम पे या हमारे बैचेस पे आपको हर जगह क्वेश्चन मिलते हैं कि भैया ये क्वेश्चन है, अब इस पर अपना आंसर लिखो, मन जैसे मन करे वैसे लिखो, बस 150 वर्ड 250 वर्ड। याद रखना वर्ड लिमिट को क्रॉस मत करना। वर्ड लिमिट अगर 250 वर्ड है, 250, तो इट शुड नॉट गो 270, ये नहीं हो सकता। 250 को आप 240 कर दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पर 270 मत कर देना, क्योंकि जो एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना वो भी ह्यूमन है, उसको भी दिन भर में 15-20 कॉपियां चेक करनी होती होंगी। अगर वो लंबे लंबे आंसर पढ़े तो वो आपको लग रहा है मार्क्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब आप कहोगे सर मेरी राइटिंग खराब है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइटिंग देखो लेजिबल होनी चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए। बाकी आप अपने आंसर्स में करने के लिए, सुंदर आंसर को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो? डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बना लेंगे सर, और बताओ? डायग्राम बन जाएंगे, फ्लो चार्ट बन जाएंगे, अंडरलाइन हो सकता है, पर खाली 2 इंक यूज करोगे आप, या तो नीला या काला, तीसरी कोई इंक आपके लिए नहीं है। ये नहीं सोचना कि लाल पेन ले जाऊंगा, हरा पेन ले जाऊंगा, पीला पेन ले जाऊंगा, नहीं, आपके पास खाली 2 इंक हो सकती हैं, वही आप यूज करोगे। डायग्राम बनाने पेंसिल से बनाओ चाहो तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। पर आपको खाली 2 ही इंक से लिखना है। एंड ध्यान रखना कि आप अपने पेन से फेमिलियर हो चुके हो। अगर आप लेफ्टी हो तो उस हिसाब से अपना पेन चेक कर लो कि आप कौन से क्या कि आप अगर कौन से हाथ से लिख सकते हो, कौन से पेन से बढ़िया लिख सकते हो। अगर आप राइटी हो तो अपने हिसाब से अपने पेन अपने छांट के रखो कि मुझे ये एक ही रिफिल अच्छी लगती है, यही इंक अच्छी लगती है, इस पेन की ग्रिप अच्छी है, जो भी है। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग, जब आप लिख रहे होगे ना 250-250 वर्ड्स के ऐसे 10 क्वेश्चन, ऐसे 15 क्वेश्चन, तो आपके पास जो 3 घंटे का समय बचेगा मेंस में, ये आपके लिए कम पड़ जाएगा। इस 3 घंटे के एग्जाम में आप जो 250 वर्ड्स के, 150 वर्ड्स के जो आंसर लिख रहे हो, ये आंसर मैं मान के चल रहा हूं कि आपके आंसर 30% आंसर जो होंगे टॉप नॉच होंगे, बढ़िया से बढ़िया आंसर होगा। जो बाकी आंसर होंगे वो मीडियोकर होंगे, वो एवरेज होंगे। हर टॉपर का भी यही होता है, जो टॉपर्स आंसर लिखते हैं उनमें से खाली 30% आंसर्स होते हैं जो चमकदार होते हैं, क्योंकि वहां उनको नंबर मिलते हैं 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 10 तो कभी नहीं मिलेंगे। खैर ओके फाइन, अगर मैथ्स का ऑप्शन नहीं है तो। अब ठीक है, अब हम समझ गए भैया पेपर सब्जेक्टिव है, कि पेपर में ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई है, पेपर में इतना सारा सब कुछ देखो डिटेल में ऐसा जा रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करें सर? ये तो अभी तो एनसीईआरटी खत्म हुई है, स्टैंडर्ड बुक शुरू हुई है, हमारा अभी तो 1 साल और बचा है। यहां तक आपका अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है। याद आई बात मैं क्या कह रहा हूं? अभी तक आपका रिवीजन नहीं हो पाया, अभी आपने खाली पढ़ाई करी है बस। अब आपका वो वाला साल आ गया जिस साल के करंट अफेयर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 2026 के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, तो 2025 का जो करंट अफेयर है अब वो आपका हिस्सा बनेगा एग्जाम का।
तो अब ये रिवीजन शुरू होगा हमारा यहां से। रिवीजन के लिए हम बनाएंगे अपने लिए नोट्स, क्योंकि ये जो नोट्स हम बना रहे हैं ये नोट्स हमारे होने चाहिए सिनॉप्टिक नोट्स। मैं पहले ही बता चुका हूं सिनॉप्टिक नोट्स के बारे में। सिनॉप्टिक नोट्स क्या होते हैं कि पूरा का पूरा पेज पे, एक पेज पे, खाली A4 के पेज पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ जाए। अब ये जो नोट्स होंगे ना, ये नोट्स खाली आप ही समझ सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं आपने ये पेज बनाया, आपने इस पेज पे अलग अलग रंगों से, अलग अलग तरीकों से आपने सारा का सारा कीवर्ड्स लिख दिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने यहां भी इसको लिखा, यहां भी इसको लिखा, ऐसे 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 करके लिखा। ये खाली खाली आप अपने कीवर्ड से काम चला रहे हो। अब ऐसे जो आपके नोट्स बनेंगे ना, ये नोट्स होने होने चाहिए 60 to 80 पेजेस बस। अब इन्हीं नोट्स में आपका जो डायनामिक सिलेबस है, जो करंट अफेयर है, वो इसमें मर्ज हो रखा है। ये जरूरी है। जब भी आप रिवाइज करोगे तो आप इन सिनॉप्टिक नोट्स को उठा लोगे। आपने कहा 60 से 80 पेजेस ये रिवाइज करना, ये होता है रिवीजन। फिर जब आप अपने अगले साल जब मई 2026 में पहुंच चुके होगे तो आपका रिवीजन यहां चल रहा होगा। इसीलिए पहले रिवीजन में ये नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जो टॉपर होगा वो यही कहेगा कि हाँ सर, ये आपने जो नॉलेज दी है ये जरूरी, ये बस ये काम आ गई मेरे। तो सिनॉप्टिक नोट्स जो बना लेगा अपने हिसाब से अपने लिए, ये मत देखना कि अगला मेरा दोस्त कैसे बना रहा है नोट्स, उसके नोट से आपके नोट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही आपके नोट्स किसी और से और किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मेरे जो नोट्स होंगे ना, अगर आप देख लोगे तो आप कहोगे क्या पढ़ोगे इसमें, क्या दिख क्या रहा है इसमें। तो क्योंकि मैं एक पेजेस पे छोटा 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 मैंने अपना लिखना शुरू कर दिया था, और मैंने कहा बस इस जो ये केओस हो रखा है, इस केओस का मेथड मुझे ही आता है, मैं ही रिवाइज कर सकता हूँ उसे, और कोई कर ही नहीं सकता। तो जाहिर बात है कि अब हमारा रिवीजन शुरू हो चुका है, 1 साल बचा हुआ है लास्ट में। अब यहाँ पे मेरे नोट्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा गुड बॉय और बैड बॉय की। मैं बताऊं क्या बात करने वाला हूं, कईयों को आइडिया लग जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। चलो, एक बनाएंगे हम गुड बॉय और एक बनाएंगे हम बैड बॉय। अब ये है हमारा, मान लो, एक अच्छा बच्चा, और ये है हमारा बैड बॉय। तो इसको गुस्सा भी कर देते हैं, एंग्री मैन। अच्छा ठीक है, ये जो गुड बॉय है ये पता है क्या है, ये है ये फ्री के नंबर है, ये है ये ऐसे, ओके। और ये है हमारा ऑप्शनल, ये हमारा बैड बॉय है। ऑप्शनल के साथ ये है हमारा सी सेट। समझ में आया मैंने क्यों बनाया ये जरूरी है। ये बैड बॉय जो है, ये बैड बॉय आपका सिलेक्शन, आपका रैंक बहुत हद तक, और आपका फ्यूचर में करियर में प्रमोशन डिपेंड करता है ऑप्शनल पे। और सी सेट क्योंकि अब जाके बैड बॉय बन गया है। सी सेट तो पहले तो यहाँ रहता था गुड बॉय के साथ, अब गुड बॉय से इसने दोस्ती तोड़ दी है। ये जो इधर गुड बॉय को देख रहे हो, अच्छे बच्चे को, इसको देखो, GS4 प्लस एस से जो दोनों काउंट होते हैं मेरिट के लिए, 500 नंबर भैया। जैसे आप 9th-10th में जब पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स, और किसी किसी को मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है तो उसको टीचर क्या कहते हैं कि बेटा तू ना मैट्रिक्स पढ़ ले, अलजेब्रा पढ़ ले, वो आसान है तेरे लिए। उन्हें कहते हैं गरीबों की मैथ्स। ये गरीबों की मैथ्स है, जो बच्चे कमजोर है मैथ्स में वो पास हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये गरीबों के नंबर है। ये GS4 कुछ नहीं, गुड बॉय है यार, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये तो अच्छी बातें करना तो हर किसी को आता है, तो वही करनी है हमें। हमें कुल मिला के पढ़ना है क्या, मेवा, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, एप्टीट्यूड। हमें पढ़ना है क्या, केस स्टडीज। लो, और जब केस स्टडी आप पढ़ रहे हो, जब आप पूरे साल आप अखबार पढ़ रहे हो, तो जाहिर बात है कि आपका ये फ्लेवर रेडी हो चुका है, ऐसे आपका रेडी हो चुका है। मैं नहीं कर रहा आप 2 साल में आप 24 ऐसे लिख के दिखाओ मुझे, मत लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप 2 साल के अंदर मुझे खाली 12 से 15 ऐसे लिख दो, इतना ही बहुत है मेरे लिए। वो आपके, तुम अगर 12 से 15 ऐसे भी लिख लोगे और उसके बाद उस फीडबैक पर काम कर लोगे, जो फीडबैक मिलेगा इससे पे, बस आपका काम हो गया। 125 नंबर के 2 ऐसे लिखने हैं 1000 वर्ड्स के। अभी लिखने बैठोगे, अगर मन से लिख रहे हो तो आप शाम तक लिख दोगे ऐसे, आज की आज में लिख दोगे, अपने मन से अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। यहां लेकिन फाइट है, ये फाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एक आध सब्जेक्ट्स को छोड़ के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ग्रेजुएशन का सिलेबस आता है, पर मेजॉरिटी जो ऑप्शनल है वो उसमें मास्टर्स का सिलेबस आता है। बस ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर बात है, देखो जब तक जब तक ऑप्शनल हटेगा नहीं हटेगा, कोई भी न्यूज आ रही है, रूमर्स फैला रहे हैं लोग कि ऑप्शनल हट जाएगा, नया पेपर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें नहीं पता। जब तक ऑप्शनल है तब तक अगर आपका वो वाले
ऑप्शनल नहीं है, एमबीबीएस जैसे हुआ या वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर जैसे कुछ अगर सब्जेक्ट्स नहीं है तो ठीक है। बाकी आपके जितने भी ऑप्शनल्स हैं वो मास्टर्स लेवल के हैं, वो ऐसे हैं कि आपको उसमें पारंगत चाहिए ही चाहिए। तो जाहिर बात है यहाँ के जो 500 नंबर हैं इसमें से हमें 300 प्लस का टारगेट बना के चलना है बस। अरे यार तुम देखो टॉपर्स के नंबर, सबके नंबर GS1 से लेके GS3 GS4 तक में, एसए तक में भी किसी के नंबर एकदम ऐसे नहीं होते 250 में से 215 नहीं हो सकते किसी के भी नंबर। सबके नंबर जो आते हैं वो 140 से 160 125 130 ऐसे रह जाते हैं बस। इतने पे ही हम टॉपर सिलेक्शन हो जाता है। ये एग्जाम ही इकलौता ऐसा है जहाँ 50% पर रैंक बना जाती है। तो हमें कौन सा, हमें 100% लाना, हमें कौन सा एकदम ऐसा निकलना है पीएचडी, हमें कौन सा सोक्रेटिस बनना है, नहीं, हमें एग्जाम निकालना है ताकि हम अपने ऑफिसर बन सके बस। अब ये सारा करने के लिए ही आपको चाहिए डिसिप्लिन। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, द डिसिप्लिन। कि देखो या तो आप इतने ज्यादा, आप अपने घर में आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पेरेंट्स हैं, सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सुबह आपको 5 बजे उठाई दे रहे हैं, उसके बाद आपको रात को 11 बजे आपका फोन छीन के भगा देते हैं कि जाओ जाओ सीधे सोने जाओ। अगर ये सब नहीं हो पा रहा, डिसिप्लिन आपको लग रहा है कि 2 साल तक मैं रेगुलर नहीं रह सकता हूं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही सकता है, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जाहिर बात है अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इमोशंस हैं, इमोशंस हैं। दिस मीन्स कि हमारे कई बार जो डिसीजंस होंगे वो रैशनल नहीं होंगे, वो इमोशनल होंगे, और इमोशन से लिए जाने वाले डिसीजंस को हम कहते हैं इंस्टिंक्ट्स। तो कभी कभी इंस्टिंक्ट हमारी कहती है कि आज नहीं पढ़ेंगे यार, आज सो जाते हैं, इसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, इसको बाद देख लेंगे, अगले संडे देख लेंगे, सब्जेक्ट मजेदार नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे केस में आपके लिए आंसर है कोई भी संकल्प, कोई भी आपका जो आपके पसंदीदा लैंग्वेज में आपके लिए बैच, इंग्लिश हो हिंदी हो, आप ले सकते हो। ये बैच इसी के लिए है कि अगर हमारा डिसिप्लिन, अगर हमारा बरकरार नहीं रह पा रहा है, हमें चाहिए गाइडेंस, हमें चाहिए मेंटोरशिप, क्योंकि जाहिर बात है 2 साल की जर्नी में हमें जरूरी है कि हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन अपना देता रहे, ठीक है, अपना मार्गदर्शन देगा, अपनी गाइडेंस देगा, दैट इज नेसेसरी। एंड फॉर दिस ये हमारे बैचेस यहाँ पर है, आप बैचेस को यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, तीनों चरण की यहाँ पे तैयारी हो जाती है। ये जो बैचेस आपको दिख रहे हैं ये हिंदी में शुरू होने वाला है, इंग्लिश में शुरू हो चुका है। नाउ कमिंग टू कि इन बैचेस में क्या क्या है, वही सारे फीचर जो आपको ऑलरेडी आपको हमारे ऐप पे दिखते हैं कि लाइव क्लासेस है, टाइमली क्लासेस हो जाती है, डिसिप्लिन के साथ हो जाती है, जो बैड बॉय नया बन चुका है उसके लिए क्लास हो जाती है, जो हमें ये लगता है कि भैया हम करंट अफेयर कैसे रिवाइज करेंगे पूरे पूरे दिन, 3 घंटे थोड़ी अखबार पढ़ेगा कोई, और बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, उन्हें द हिंदू नहीं अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो खाली करंट अफेयर के अपने लेक्चर देख लें, काम खत्म हो जाएगा। फिर जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग जरूरी है कि आंसर राइटिंग नहीं होगी तो हम आंसर लिख के इतना पढ़ के करेंगे क्या जब तक लिख नहीं पाएंगे तो। हेंस द डेली एमसीक्यूज एंड द मेंस क्वेश्चन, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए। देन हमारे रेगुलर डाउट सेशंस कि सर नहीं पूछ पा रहे, कमेंट्स में नहीं पूछ पा रहे, कमेंट इतनी जल्दी एकदम फ्लो ऊपर हो जाता है, भूल गए, टीचर नहीं देख पा रहे हैं, देन डाउट सेशन लग दिए गए कि हमारा इससे काम हो जाएगा। सो ये थी एक आपके लिए कुछ थोड़ी सी मेरी तरफ से एक जिसे कहते हैं गाइडलाइन कह लो, दोस्ती की एडवाइस कह लो, मैं तो कोई बड़ा भाई भी हूं, मैं तो आपका टीचर भी हूं, मुझे आप जो मर्जी मान लो, पर जरूरी ये है कि आप अपने सिलेबस को बाइफरकेट करना शुरू करो। देखो कि एग्जाम में कैसे कैसे हमारा स्टैटिक पोर्शन है, कि भाई प्रियम्बल है तो है ठीक है, पर क्या प्रियम्बल को चेंज करने के लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई केस आया हुआ है, चेक करो, हाँ आया हुआ है। फिर उस प्रियम्बल के अराउंड जितने सारे वर्ड्स के ऊपर चर्चा हो रही है, सेक्युलर के ऊपर चर्चा हो रही है, सोशलिस्ट के ऊपर चर्चा हो रही है, ये वर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसके पीछे क्या कोई डायनामिक है, लिख दिया हमने यहाँ पे कि अब एक शॉर्ट ऊपर कॉलम में कि हाँ ये मैंने पढ़ा था एडिटोरियल में, उस एडिटोरियल की समरी जो है वो ये है, तो मैं तो खाली पॉलिटी की बात कर सकता हूँ। अभी अगर ऐसे में ज्योग्राफी की बात कर ले कि भाई कहाँ कहाँ पे वॉर हो रही है, ईरान में, इसराइल में, कहीं पे यूक्रेन में वॉर चल रही है, और भी जगह कहीं भी कुछ भी, तो अब ये प्लेसेस इन न्यूज इंपॉर्टेंस हो गई हैं, ठीक है। क्या अफ्रीका में हमने जो इतने ज्यादा अभी अपने अफ्रीकी देशों में अपने मिलिट्री अटैचे भेजे हैं, इंडिया ने कौन कौन सी देशों में भेजे हैं, सोनिया मैम से पूछिए, आईआर की क्लास में देखिए कि भाई कैसे कैसे हो रहा है। जरूरी है कि हम आईआर हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे कोई और हो, जहां पे ज्यादा ग्लोबल डायनेमिक की बात हो रही है, तो हम उसको डायनेमिक तरीके से देखें या स्टैटिक तरीके से देखें। विद दिस हम इस स्ट्रेटेजी को कंक्लूड करते हैं। डाउट आ रहा है कमेंट्स में बिल्कुल पूछो, आई एम देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू, और कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, हैव फेथ इन गॉड, हैव द लव ऑफ योर पेरेंट्स, दैट्स इट।